बहुत समय पहले की बात है। कासिम और अली बाबा नाम के दो भाई रहते थे। वे एक दूसरे से एकदम अलग थे। बड़ा भाई कासिम स्वार्थी और लालची था। वहीं उसका छोटा भाई अली बाबा सज्जन और ईमानदार था। कासिम एक अमीर महिला से शादी करने के कारण अमीर हो गया, जबकि अली बाबा बेहद गरीबी में दिन काट रहा था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के पालन पोषण के लिए लकड़हारे का काम करता था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और शहर में बेच आता। एक दिन वह जंगल के अंदर बहुत दूर जाकर लकड़ियाँ काट रहा था कि तभी उसे दूर से आती हुई घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। कहीं ये घुड़सवार चोर लुटेरे तो नहीं? ये सोचकर वह तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने टहनियों के बीच छुपकर देखा कि चोरों का एक दल एक बड़ी सी चट्टान के पास आकर रुक गया। चोरों के सरदार ने चट्टान के सामने खड़े होकर कहा, खोल जा सिम सिम। उसके ऐसा कहते ही चट्टान में एक दरवाजा खुल गया और अंदर एक गुफा नजर आई। सभी चोर उस गुफा के अंदर चले गए। कुछ समय बाद वे सब बाहर निकले और एक बार फिर चोरों का सरदार बोला, बंद हो जा सिम सिम। तब दरवाजा बंद हो गया। जब सभी चोर वहाँ से चले गए, तब अली बाबा पेड़ के नीचे उतरा और उस बड़ी चट्टान के पास जाकर चोरों के सरदार की तरह बोला, खुल जा सिम सिम। ये कहते ही दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। गुफा के अंदर चोरों ने लूट मार करके खूब सारा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात जमा किए हुए थे। इतनी धन दौलत अली बाबा ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने थैले में सोने की अशर्फियाँ भरी और वहाँ से बाहर निकल गया। बंद हो जा सिम सिम। और दरवाजा बंद हो गया। सोने की अशर्फियों से भरा थैला लेकर अली बाबा सीधे अपने घर गया। जब वह घर पहुंचा तो रात हो गई थी। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उससे अशर्फियों का वह थैला छिपाकर रखने को कहा। क्यों ना हम इन अशर्फियों को छिपाने से पहले तोल लें। अली बाबा उसकी बात से राजी हो गया। अशर्फियाँ तोलने के लिए अली बाबा की पत्नी कासिम की पत्नी से उनका तराजू मांगने गई। कासिम की पत्नी को आश्चर्य हुआ कि आखिर इतनी रात गए तो क्या तोलेगी, इसलिए उसने तराजू के परड़े के नीचे थोड़ा मोम चिपका दिया ताकि उसमें वह सामान चिपक जाए जो अली बाबा की पत्नी तोलने वाली है। फिर उसने मोम लगा हुआ तराजू उसको दे दिया। अली बाबा और उसकी पत्नी ने सभी अशर्फियाँ तोल ली। उनका ध्यान तराजू पर लगे मोम पर नहीं गया। पूरी अशर्फियाँ तोल लेने के बाद जब अली बाबा की पत्नी तराजू लौटने गई तो उस पर लगे मोम में एक अशर्फी चिपकी रह गई। जब कासिम की पत्नी ने तराजू पर सोने की अशर्फी चिपकी देखी तो उसका माथा ठनका और वो कासिम के पास गई। उस समय वो सो रहा था। तुम तो बस यूं ही सोते रहोगे। अरे देखो, तुम्हारा भाई सोना तोल तोल कर अमीर होता जा रहा है। जाओ और उससे पूछो कि आखिर उसे सोने की इतनी अशर्फियाँ कहाँ से मिली। कासिम तुरंत अपने भाई के घर जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने उससे सोने की अशर्फियों के बारे में पूछा। अली बाबा तो सीधा सच्चा इंसान था, इसलिए उसने अपने भाई को सारा मामला सच सच बता दिया और उसे वादा किया कि वह सुबह उसे भी उस गुफा में लेकर जाएगा। परंतु कासिम तो बहुत लालची था। अगर मैं अली बाबा के साथ जाऊंगा तो लुटा हुआ सारा सोना चांदी मुझे उसके साथ बांटना होगा। मैं सुबह अकेले ही वहाँ जाऊंगा। मुझे पता तो है कि गुफा के अंदर कैसे जाना है। ये सोचकर वह अगले दिन सुबह अकेले ही जंगल में चला गया। चट्टान के पास जाकर उसने कहा, खुल जा सिम सिम। और दरवाजा खुल जाने पर वो गुफा के अंदर चला गया। उसने हीरे जवाहरात और सोने चांदी से कई थैले भरे और वहाँ से निकलने के लिए गुफा के दरवाजे के पास आया। कासिम इतनी सारी धन दौलत देखकर बहुत खुश था। इस कारण वो बाहर निकलने का जादुई मंत्र ही भूल गया। कभी कहता, खुल जा राज, खुल जा गुफा। वो और भी न जाने क्या क्या कहता रहता, परंतु दरवाजा नहीं खुला। वो गुफा के अंदर ही फंस गया। तभी सारे चोर वापस आ गए। गुफा के अंदर कासिम को
देखकर चोरों के सरदार ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गुफा की दीवार पर टंगवा दिए। फिर वो वहाँ से चले गए। जब कासिम घर नहीं पहुँचा तो कासिम की पत्नी अली बाबा के पास गई और कासिम को ढूंढ लाने को कहा। तुम फिक्र मत करो भाभी, मुझे पता है कि कासिम कहाँ गया होगा। ये कहकर वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल दिया। जब अली बाबा ने गुफा के अंदर जाकर देखा तो वहाँ कासिम के शरीर के टुकड़े लटक रहे थे। उसने अपने भाई का ये हाल देखकर सोचा, कासिम ने अपनी लालच की कीमत अपनी जान देके चुकाई है। अगर वो मेरे साथ यहाँ आया होता तो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होता। उसने अपने भाई कासिम के शरीर के टुकड़ों को एक थैले में भरा और वापस आ गया। अली बाबा को कासिम के घर के दरवाजे पर ही उसकी नौकरानी मर्जीना मिल गई। मर्जीना बहुत ही बुद्धिमान थी। अली बाबा ने मर्जीना के हाथ में वो थैला पकड़ा दिया। इसमें तुम्हारे मालिक के मृत शरीर के टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को अंदर ले जाओ और इन्हें जोड़ने की व्यवस्था करो। तुम जरा सावधान रहना, किसी को भी ये पता न चले कि कासिम की मृत्यु कैसे हुई है। मर्जीना ने अंदर जाकर कासिम की मृत्यु के बारे में अपनी मालकिन को बताया तो वो रोने लगी। मर्जीना को उसके बाद एक उपाय सूझा। वो एक डॉक्टर के पास गई और बोली, मेरी मालिक बहुत बीमार है, दवा दे दीजिए। उसने सबसे कहा कि उसका मालिक मर गया है। इस प्रकार सबको ये लगा कि कासिम बीमारी से मरा है। मर्जीना शहर की सीमा पर रहने वाले एक बूढ़े मोची के पास गई। मैं तुम्हें सोने की एक अशर्फी दूंगी, लेकिन मेरे लिए किए गए काम को तुम्हें राजी रखना होगा। तुम्हें शरीर के इन टुकड़ों को सिलना होगा और खबरदार जो तुमने यह बात किसी को बताई। मोची बूढ़ा जरूर था, लेकिन काम में कुशल था। उसने थोड़े ही समय में कासिम के मृत शरीर के सभी टुकड़ों को अच्छी तरह से सीलकर एक शरीर के रूप में जोड़ दिया। कासिम का अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद कासिम की पत्नी और मर्जीना भी अली बाबा के घर पर ही रहने लगे। उधर चोर जब वापस गुफा में पहुँचे तो कासिम के शरीर को वहाँ न पाकर उनके सरदार को बहुत गुस्सा आया। उस मृत व्यक्ति के अलावा कोई और भी इस जगह के बारे में जानता है? हमें जल्द से जल्द उस व्यक्ति का पता लगाना होगा। फिर उसने अपने एक साथी चोर को उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने का हुक्म दिया। जब वह चोर शहर की सीमा पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात उसी बूढ़े मोची से हो गई। अरे तुम इतने बूढ़े होके भी इतना बारीक काम कैसे कर पाते हो? तुम्हारी आंखें भी तो कमजोर हो गई होंगी। इस उम्र में भी मुझे अच्छी तरह दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक मृत व्यक्ति के शरीर के टुकड़ों को इतनी अच्छी तरह से सिला था कि कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मृत शरीर के टुकड़ों को सीलकर उन्हें जोड़ा गया है। मोची की बात सुनकर चोर खुश हो गया। उसे बहुत जल्दी सफलता मिल गई थी। उसने मोची को उस घर तक पहुंचाने के लिए सोने की एक अशर्फी देने का लालच दिया। जब मुझे उस घर में ले जाया गया था तो मेरी आंखों में पट्टी बांध दी गई थी। हालांकि मुझे रास्ता याद है, लेकिन घर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल तो हो सकती है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। चोर ने आसपास के लोगों से थोड़ी पूछताछ के बाद अली बाबा के घर का पता लगा लिया। चोर ने अली बाबा के घर के बाहर सफेद पत्थर से एक निशान लगा दिया ताकि घर की पहचान आसानी से हो सके। उसी वक्त मर्जीना कहीं से लौटकर आ रही थी। जब उसने अपने घर पर सफेद पत्थर का निशान देखा तो उसे कुछ संदेह हुआ। उसने तुरंत आसपास के सभी घरों पर भी वैसा ही निशान बना दिया। उधर चोर ने वापस जंगल पहुंचकर सरदार को बताया। सरदार, उस घर के व्यक्ति का पता लग गया है। उस घर की पहचान के लिए उस घर पे सफेद पत्थर से निशान बना के आया हूँ। ये सुनकर चोरों का सरदार उसके साथ वहाँ गया, लेकिन अली बाबा के घर की पहचान नहीं हो पाई थी क्योंकि अब सभी घरों पर एक जैसे निशान बने हुए थे। चोरों के सरदार को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने साथी चोर का सिर काट दिया। वापस आकर उसने एक दूसरे चोर को उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए भेजा। उस चोर ने भी
मोची की सहायता से अली बाबा के घर का पता लगा लिया और उस पर लाल निशान बनाकर जंगल वापस आ गया। सरदार, उस घर के व्यक्ति के पहचान के लिए इस बार मैं लाल निशान लगा के आया हूँ। आप बस मेरे साथ चलकर देख लें। सरदार फिर से चोर के साथ वहाँ पहुँचा, परंतु इस बार भी घर की पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि आसपास के सभी घरों पर इस बार भी मर्जीना ने लाल निशान बना दिए थे। सरदार ने नाराज होकर दूसरे चोर का भी सिर काट दिया। इस बार चोरों के सरदार ने सोचा कि गुफा का राज जानने के लिए मैं खुद जाऊंगा, स्वयं पता लगाऊंगा कि आखिर मामला क्या है। मोची की सहायता से उसने घर को तो पहचान लिया, लेकिन उसने कोई निशान नहीं बनाया। घर को अच्छी तरह से देखा और वापस आ गया। सरदार ने 37 पीपे खरीदे और उसने अपने साथियों को बिठाया और एक पीपे में तेल भरा। उन सभी पीपों को गधों पर लादकर तेल का एक सौदागर बनकर वह देर शाम को अली बाबा के घर पहुंचा। मैं एक तेल का सौदागर हूँ और एक लंबी यात्रा करके आया हूँ। मैं काफी थक गया हूँ। क्या आप मुझे आज की रात अपने घर पे ठहरने देंगे? अली बाबा ने गधों और पीपों को आंगन में रखवा दिया। चोरों के सरदार को घर के अंदर ले गया, उसे खाना खिलाकर सोने का इंतजाम कराया। इसी बीच चोरों का सरदार अपने गधों को देखने के बहाने आंगन में आ गया और पीपों में छिपे हुए एक चोर से बोला, जब मैं इशारा करूँ तो तुम लोग बाहर निकल आना। ये कहकर वह अंदर सोने के लिए चला गया। तभी रसोई घर में काम कर रही मर्जीना ने देखा कि दिए में तेल नहीं है। उसने घर में देखा तो पाया कि घर में भी तेल नहीं है। वह पीपों से तेल निकालने के लिए आंगन में आ गई। उसने एक पीपे का ढक्कन जैसे ही खोला, सरदार, बाहर निकलने का समय हो गया है क्या? नहीं, अभी उचित समय नहीं आया है। यही बात उसने सभी पीपों के पास जाकर कही। उसे आखिरी पीपे में तेल मिला। उसने उस पीपे में से तेल निकालकर एक बड़े कड़ाहे में खूब गरम किया और बारी बारी से उन सभी पीपों में डाल दिया। गरम तेल डालने के कारण सभी चोरों की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद चोरों के सरदार ने वहां आकर अपने साथियों को बाहर निकलकर हमला करने का हुक्म दिया, पर पीपों के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे शक हुआ। उसने पीपों के ढक्कन खोलकर देखे तो उसके सभी साथी मर चुके थे। ये देखकर वह उसी समय अली बाबा के घर की दीवार फांदकर वहाँ से भाग गया। सुबह होने पर जब अली बाबा को सौदागर कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसे बड़ी हैरानी हुई। तभी मर्जीना ने अली बाबा को रात की पूरी घटना सुना दी। अली बाबा उसकी चतुरता देखकर बहुत खुश हुआ। इन चोरों के मृत शरीर को पीछे के बगीचे में ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो मर्जीना। हमें ये काम इस प्रकार करना है कि ये बात किसी को पता न लगे। इधर चोरों का सरदार अली बाबा से बदला लेने की सोच रहा था। फिर उसने फिर से एक योजना बनाई। इस योजना के मुताबिक वो कपड़े का व्यापारी बनकर अली बाबा के घर के पास ही कपड़े का व्यापार करने लगा। उसने अली बाबा के बेटे से दोस्ती भी कर ली थी। एक दिन, बाबा, वो कपड़े का सौदागर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो मुझे अपने घर खाने पर बुलाता है। मैं सोच रहा था कि मुझे भी उसको अपने घर खाने पर बुलाना चाहिए। तो फिर तुम उसे बुला क्यों नहीं लेते बेटा? अभी जाके उसे खाने का न्योता देकर आओ। मैं अभी जाता हूँ बाबा। अरे व्यापारी भाई, कल आप हमारे घर पे खाने पर आइएगा। हमें आपके साथ खाने में बहुत खुशी होगी। लेकिन क्या बताऊं, मैं बिना नमक के खाना खाता हूँ, इसीलिए मैं अपने घर के अलावा और कहीं नहीं खाता। दरअसल उन दिनों कई देशों में यह परंपरा थी कि लोग जिस व्यक्ति के घर का नमक खा लेते थे उसे वे कभी धोखा नहीं देते थे। इस परंपरा का पालन आम लोग ही नहीं, चोर लुटेरे भी करते थे। अली बाबा के यहाँ का नमक खाने के बाद वह अली बाबा को हानि नहीं पहुँचा सकता था। बेटा, तुम अपने दोस्त को खाने पर ले आओ, उसके लिए बिना नमक के खाना तैयार हो जाएगा। उस दिन शाम को अली बाबा ने मर्जीना से रात के खाने में कुछ बिना नमक का भी पकाने को कहा। मर्जीना को ये अजीब सा लगा और आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कैसा मेहमान है जो नमक नहीं खाएगा। फिर उसने सोचा, रात को खाने के समय उस मेहमान पर नजर रखनी पड़ेगी।
रात को व्यापारी बना सरदार सही समय पर वहाँ पहुँच गया। इधर मर्जीना व्यापारी पर नजर रखे हुए थी। उसने व्यापारी को अपने कपड़ों में एक चाकू संभालते हुए देख लिया था। उसे समझते देर नहीं लगी कि वही छूटा तेल का व्यापारी है और उसके मालिक और उसे बेटे को मारने के लिए यहाँ आया है। मालिक, अगर आपका हुक्म हो तो मैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य पेश करना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। हमारी मर्जीना बहुत अच्छा नृत्य करती है, आपको उसका नृत्य जरूर पसंद आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर तो मैं जरूर देखूंगा। मर्जीना ने नृत्य शुरू किया। नाचते नाचते उसने अपनी कमर से एक चाकू निकाला, हवा में लहराया और सरदार के सीने में फूंक दिया। चोरों का सरदार तुरंत ही मर गया। मर्जीना, ये तुमने क्या किया? तुमने मेहमान को मार डाला। ये हमारा दोस्त था। नहीं मालिक, ये आपका दोस्त नहीं था, ये चोरों का सरदार था जो आपको मारने के लिए यहाँ आया था। पूरी तैयारी के साथ आया था मालिक, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। ये कहकर उसने चोरों के सरदार के कपड़ों में छुपा हुआ चाकू दिखाया। अली बाबा मर्जीना की होशियारी और बहादुरी से बहुत खुश थे और प्रभावित हुए। उसने मर्जीना की शादी अपने बेटे से कर दी। सारे चोरों के मारे जाने के बाद अली बाबा धीरे धीरे गुफा की सारी धन दौलत ले आया। इस प्रकार वो नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया और अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक रहने लगा।